एक छोटे से गांव में रमेश और रिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और परिवार के नाम पर सिर्फ वही दो थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमेश बड़ा था और उसकी छोटी बहन रिंकी उससे 2 साल छोटी थी। रमेश और रिंकी हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। रमेश अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बहन भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमेश और रिंकी घर का सामान लेने के लिए गांव के पास वाले बाजार में जाते हैं। तभी उन्हें बाजार में एक चाचा की नई दुकान दिखती है, जिसमें वो चाचा धातु और मिट्टी से बने अलग अलग प्रकार का सामान बेच रहे थे। तभी रिंकी की नजर एक बांस पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। रमेश उस बांस का दाम चाचा से पूछता है। अरे वो चाचा, ये कितने का है? बेटा, ये बांस 250 रुपए का है। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दुखी हो जाता है। तभी रिंकी बोलती है, अरे भैया, ये बांस इतना अच्छा भी नहीं है। दोनों घर का सामान लेकर वापस चले आते हैं। लेकिन रमेश समझ जाता है कि रिंकी को बांस काफी अच्छा लगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने ऐसा कहा। रमेश ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी छोटी बहन के लिए इस बांस को लेकर रहेगा, चाहे उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 5 दिन बीत जाते हैं। रमेश पैसा जमा करके उसी दुकान पर जाता है और बांस खरीद लेता है। लेकिन रमेश रिंकी के लिए सरप्राइज रखता है। कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है और रिंकी रमेश को राखी बांधती है। रमेश उसे गिफ्ट के तौर पर वही बांस देता है जो रिंकी को पसंद आया था। रिंकी बांस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस बांस को संभाल कर टेबल पर रख देती है और रोज उसको साफ करती है। एक दिन उससे बांस साफ करते करते गलती से गिर जाता है और टूट जाता है। रिंकी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब रमेश घर आता है तो देखता है कि रिंकी रो रही है। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ बहना, तुम इतना क्यों रो रही हो? रिंकी बताती है कि उसका प्यारा बांस टूट गया है और उसे बहुत दुख हो रहा है। रमेश उसे समझाते हुए कहता है, रोने से बांस थोड़ी ठीक होने वाला है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में टूटे हुए बांस से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है। आखिरकार मैं इतने सालों बाद आजाद हो ही गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रमेश काम से लौट कर घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, रिंकी दरवाजा खोलती है। लेकिन आज रमेश को कुछ अजीब लगता है। जब भी वो घर आता था तो रिंकी खुश हो जाती थी और खुशी के मारे झूमने लगती थी, लेकिन आज उसने उसे देखा तक नहीं। रमेश सोचता है कि शायद ये बांस के टूटने की वजह से अभी भी दुखी है। दिन पर दिन रिंकी का बिहेवियर अजीब होने लगता है। रमेश को रिंकी को ऐसा देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन रमेश घर पर रहता है और देखता है कि रिंकी अपने आप से बात कर रही है। ये देखते ही रमेश जल्दी से गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी रमेश की सारी बात सुनकर कहते हैं, ये सब उस बांस की वजह से हो रहा है जो तुमने बाजार से खरीदा था। वो बांस साधारण नहीं था, उसमें एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उसके टूटने की वजह से अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द उसे वापस से कैद करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिंकी के साथ साथ गांव के सभी लोगों को मार देगी। रमेश पंडित जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो पंडित जी के साथ घर वापस आता है। पंडित जी अपने झोले से गंगा जल निकालते हैं और रिंकी के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही रिंकी बेहोश हो जाती है और रमेश ये देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर पंडित जी पूजा की सामान की मदद से गोलाकार का एक गोला बनाते हैं। रमेश को बोलते हैं कि रिंकी को गोले के अंदर ले आओ। रमेश रिंकी को गोले के बीच में बैठा देता है। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं, घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। रिंकी का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। पंडित जी अपना जाप और तेज कर देते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल रिंकी के शरीर से बाहर निकलने लगती है और गोले के बाहर आने की कोशिश करती है। ओए चुड़ैल, बता तू कौन है और इस बांस में कैसे आई? फिर चुड़ैल अपनी कहानी उन्हें सुनाती है। बहुत सालों पहले इसी गांव के पास एक दूसरा गांव था, जहां एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की सुंदरता और उसके गुण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
चंद्रिका को मिट्टी और धातु से चीजें बनाने का शौक था। उसने अपने हाथों से कई सुंदर अलंकार बनाए जो गांव के लोग खरीदते और अपने घर को सजाते। एक दिन चंद्रिका ने अपने हाथों से एक सुंदर बांस बनाया जो दिखने में अत्यंत सुंदर और अनोखा था। उसने सोचा कि इस बांस को अपने घर के मंदिर में रखेगी, लेकिन चंद्रिका की जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। गांव में एक निर्दयी और एक दुष्ट तांत्रिक आया जिसका नाम भैरव था। भैरव अपनी तंत्र शक्तियों से गांव के लोगों को डराता और उनसे धन और दौलत लूटता। एक दिन भैरव की नजर चंद्रिका पर पड़ी और उसकी सुंदरता से वो आकर्षित हो गया। भैरव ने चंद्रिका को अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भैरव को अपनी असफलता सहन नहीं हुई और उसने अपनी मंत्र शक्तियों से चंद्रिका को कैद करने का निश्चय किया। उसने अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को उस बांस में कैद कर दिया जो चंद्रिका ने अपने हाथों से बनाया था। भैरव ने सोचा कि इस तरह वो चंद्रिका को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा और उसकी आत्मा उसके कब्जे में रहेगी। चंद्रिका की आत्मा बांस में कैद हो गई और गांव के लोग इस बात से अनजान थे। भैरव ने उस बांस को तांत्रिक कार्यशाला में रख दिया। कुछ दिन बाद भैरव अपनी ही तंत्र विद्या का शिकार बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका कार्यशाला और उस बांस को लोगों ने एक कोने में छोड़ दिया। कई सालों बाद एक व्यापारी ने भैरव के पुराने कार्यशाला को खरीद लिया और वहां से सारा सामान निकालकर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले आया। उस व्यापारी को उस बांस की असली कहानी का पता नहीं था। वो बांस अब बाजार में बेचने के लिए रखा गया था, जहाँ से रमेश और रिंकी ने उस बांस को खरीदा। और इस तरह चंद्रिका की आत्मा जो उस बांस में कैद थी, बांस के टूटने पर आजाद हो गई। लेकिन अब उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। अपनी दुख भरी जिंदगी और कैद से आजादी के लिए चंद्रिका की दुख भरी कहानी सुन के पंडित जी और रमेश की आंखों में आंसू हो जाते हैं। लेकिन अब चंद्रिका एक चुड़ैल बन चुकी है, इसलिए उसका कैद होना जरूरी है। पंडित जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। चंद्रिका की आत्मा के आजाद होते ही रिंकी बेहोश हो जाती है। चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। रमेश अपनी बहन को संभालता है। कुछ ही देर में रिंकी होश में आती है और अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है। रमेश उसे समझाता है, सब कुछ ठीक हो गया है बहना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। गांव के सभी लोगों ने पंडित जी और रमेश की तारीफ की और उनका आभार माना। रमेश और रिंकी फिर से अपने जीवन को शांति और खुशी के साथ जीने लगे।